तो नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राम राम, खम्मा गणी दोस्तों। मैं रजनी स्वागत करती हूँ आपका हमारे चैनल द सक्सेस में। दोस्तों आज है 13 अगस्त और आज का जो हमारा क्वेश्चन है वो मैं 50 वर्ड्स में आपके लिए आंसर लेके आई हूँ। बहुत सारे क्या मतलब लगभग 1-2 महीने से मैं 50 वर्ड्स में कोई आंसर नहीं लेके आई थी, तो मुझे लगा कि कई सारी आपकी भी मतलब रिक्वेस्ट आ रही थी कि 50 और 20 वर्ड्स वाले भी लेके आओ, तो इसलिए मैं 50 वर्ड्स वाला आज लेके आई हूँ। और ये जो स्कीम है दोस्तों वो बहुत 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 इम्पोर्टेंट है। ये हमने भी पढ़ी थी पिछली बार ये वाली स्कीम, क्योंकि हमारे लिए, मैं आपको बोलती हूँ ना, स्पोर्ट्स अपने सेकंड पेपर में स्पोर्ट्स एंड योगा और स्पोर्ट्स की सारी स्कीम्स और सारे प्लेयर्स वो हमें पढ़ने होंगे। तो यह स्कीम पिछली बार भी पढ़ी थी, बट पिछली बार ओलंपिक गेम हुए नहीं थे। इस बार ओलंपिक गेम हो गए हैं और मैं मतलब मुझे कहीं ना कहीं 80 से 90% चांस इसके लग रहे हैं कि ये स्कीम इस बार पूछी जानी है, क्योंकि पहले तो ये सिर्फ हमने किताबों में ही पढ़ी थी। इस बार ये मतलब पेपर्स में कई बार आ गई है ओलंपिक में मेडल जीतने के बाद में इस स्कीम के बारे में। और प्रधानमंत्री नहीं, खेल मंत्री जी ने भी इस स्कीम के बारे में, शायद प्रधानमंत्री जी ने भी अपने भाषण में इस स्कीम के बारे में बोला था। तो यह हमारे लिए बहुत 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 इम्पोर्टेंट हो जाती है। नाम सुनोगे आप टॉप्स, ज़्यादातर नाम इसका टॉप्स सुनोगे तो प्री के लिए तो टॉप्स की फुल फॉर्म ही पूछ लेंगे, वही बहुत है, या फिर ये पूछ लेंगे कि ये स्कीम क्या है, किससे संबंधित है। प्री के लिए तो किसी भी तरह से क्वेश्चन बन सकते हैं, लेकिन अगर मेंस में पूछेंगे तो 100% इसमें 50 शब्द अपने से लिखवाएंगे। तो आज हम इसी के बारे में डिस्कस करेंगे तो कि यह स्कीम क्या है और हम आज पढ़ क्यों रहे हैं। देखो पहले इसकी फुल फॉर्म देखो आप, इसे नॉर्मल शब्दों में ओलंपिक पोडियम स्कीम भी बोलते हैं, ठीक है। कई बार ओलंपिक पोडियम स्कीम लिख देते हैं और उसके आगे लिखेंगे टॉप्स। तो ये टॉप्स क्या है? टॉप्स का मतलब है टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम। इस स्कीम का दोस्तों उद्देश्य यह था कि ओलंपिक में ज़्यादा से ज़्यादा मेडल जीते जाए, है ना। तो यह स्कीम जब से नीरज चोपड़ा जी ने और अपने 7 खिलाड़ियों ने मतलब पदक जीते हैं, तो यह हमारे भारत का ओलंपिक्स में आज तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है ना। तो हमने पिछले बार जो ओलंपिक गेम्स हुए थे उसके पश्चात रियो जो ओलंपिक हुए थे, रियो ओलंपिक, उसके पश्चात हमारी रणनीति में हमने कुछ बदलाव किए थे और हमने ये स्कीम चलाई थी। और इस स्कीम के जरिए हम चाहते थे कि आने वाले दिनों में जब ओलंपिक होंगे, मतलब 2020 में जब टोक्यो ओलंपिक होंगे, तो टोक्यो ओलंपिक में इस स्कीम के जरिए हम और ज़्यादा मेडल जीत पाएँ, ठीक है। तो इस स्कीम ने दोस्तों हम बोल सकते हैं कि 2021 में जो टोक्यो ओलंपिक हुए उसमें ठीक ठाक प्रदर्शन किया, और अब इस स्कीम का दायरा और ज़्यादा बढ़ा दिया गया है ताकि आने वाले जो ओलंपिक हैं, अब ओलंपिक कहाँ होने वाले हैं? 2024 में पेरिस में, है ना। तो 2024 में ओलंपिक कहाँ होने वाले हैं और 2028 में ओलंपिक कहाँ होने वाले हैं। अब इनमें से एक में पेरिस में होने वाले हैं और एक में कहीं और होने वाले हैं। ये दोनों ही चर्चा में हैं। अब 24 में कहाँ होने वाले हैं वो आप बताइएगा, क्योंकि मतलब जो 2028 में ओलंपिक होंगे ना, उसमें क्रिकेट को शामिल करने की बात चल रही है। उस पर भी हम कोई ना कोई लेक्चर या कोई न्यूज़ कवर कर लेंगे। क्रिकेट को शामिल करने से क्या बदलाव होने वाला है, क्या पहले कभी क्रिकेट शामिल था या पहली बार शामिल हो रहा है, उस पर भी हम डिस्कस करेंगे। लेकिन इससे हमारा एक चीज़ ज़रूर हो जाती है दोस्तों, 2016 वाले ओलंपिक, 2021 वाले ओलंपिक और 24 वाले और 28 वाले, इन चारों की जगह हमें याद होनी चाहिए। तो ये रियो ओलंपिक थे और ये टोक्यो ओलंपिक थे, ठीक है। अब 24 और 28 ये कब है? क्योंकि आजकल ये नहीं पूछेंगे आपसे 21 में कब हुए, ऐसे सिंपल क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। आजकल कुछ घुमाकर ही प्रश्न पूछे जाते हैं। तो 24 और 28 वाले ओलंपिक कहाँ हुए, कितने लोगों को याद है? क्योंकि मैंने कईयों बार लेक्चर्स में बता दिया, 3 लेक्चर तो मैं ओलंपिक्स पे ले चुकी हूँ, उनमें भी मैंने बता दिया कहाँ होने वाले हैं। अब तो आपके मुँह पे होने चाहिए कि कहाँ होने वाले हैं, ठीक है। तो आज हम पढ़ रहे हैं ओलंपिक पोडियम स्कीम। तो अब दोस्तों इस स्कीम का उद्देश्य क्या है और इस स्कीम ने क्या किया है और इस स्कीम में क्या होता है, ये सब हम 50 शब्दों में समेटेंगे, ठीक है। तो यह योजना दोस्तों सितंबर 2014 में शुरू की गई थी। शुरू कब की गई थी? सितंबर 2014 में। रियो ओलंपिक कब थे? 2016 में, ठीक है। तो मतलब इस ओलंपिक से 2 साल पहले यह योजना शुरू की गई थी। इसमें उन खिलाड़ियों को शामिल किया जाता है जिनकी ओलंपिक में पदक जीतने की संभावनाएं अच्छी हैं। दोस्तों इसमें ये खिलाड़ी, मतलब जो टॉप्स स्कीम है उसमें वो खिलाड़ी चूज़ किए जाते हैं। इसमें एक कमेटी बनाई जाती है बाकायदा खिलाड़ियों को चुनने के लिए, और उन खिलाड़ियों को चुनाव किया जाता है जिन्होंने पिछले ओलंपिक्स में या तो कोई पदक जीता हो या पदक जीतने के आसपास हो। इसके अलावा कॉमनवेल्थ गेम्स हो गया, एशियन गेम्स हो गया, है ना, और भी कोई अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धा हुई है
जिसमें बहुत शानदार प्रदर्शन उसने किया है ना, और वो खेल ओलंपिक में भी है। तो मतलब अगर इसने कोना, जैसे कि नीरज चोपड़ा जी हैं, उन्होंने एशियन में भी गोल्ड जीता था, कॉमनवेल्थ में भी गोल्ड जीता था, मतलब ये हो गया कि भाई इस बंदे की ओलंपिक में गोल्ड जीतने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा है, तो इनको चूज़ कर लिया। पीवी सिंधु जी हैं, उन्होंने पिछली बार सिल्वर जीता था, तो हमें लगा इस बार ये गोल्ड मेडल जीतेंगे या कोई ना कोई मेडल जीतेंगे, तो उन्हें चूज़ कर लिया है ना। इस तरह के खिलाड़ी इसमें चूज़ किए जाते हैं जिनके ओलंपिक में, और किसी गेम्स की मैं आप पे बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि इस जो स्कीम के नाम में ही ओलंपिक है, ओलंपिक में पदक जीतने की संभावनाएं सर्वाधिक होती हैं, उनका चयन इसमें किया जाता है। करता कौन है, इस स्कीम के तहत एक कमेटी बनाई जाती है, उस कमेटी के द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर इन खिलाड़ियों का चयन किया जाता है। ठीक है, इसमें खेल मंत्रालय खिलाड़ियों को वित्तीय सहायता देता है। दोस्तों इसमें अब काम कौन करेगा, स्कीम कौन से मंत्रालय की है, वो है हमारी स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री की, खेल मंत्रालय की। अब इस स्कीम के तहत वो करेगा क्या क्या, इसमें खिलाड़ियों को वित्तीय सहायता देगा, बेहतर प्रशिक्षण देगा, कोचिंग देगा, चिकित्सीय सहायता देगा। अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें क्या नया हो गया, ये तो सभी करते हैं, है ना। सबसे बड़ी बात है दोस्तों, ये जो चीज़ आप पढ़ रहे हो फाइनेंशियल, है ना, फाइनेंशियल असिस्टेंट बहुत बड़ी चीज़ होती है। और फाइनेंशियल असिस्टेंस, जैसे कि हमारे आप खिलाड़ियों को देखो, जो खिलाड़ी पहली बार ओलंपिक में पहुंच रहे हैं, जिन्होंने कोई मेडल पिछली बार नहीं जीता था, उन खिलाड़ियों के लिए फाइनल असिस्टेंस बहुत बड़ी चीज़ होती है। मतलब जिन खिलाड़ियों को पहचान मिल गई उनको तो पैसे मिल गए, लेकिन जिनको पहचान नहीं मिली, वो अपने स्तर पर तैयारी कर रहे हैं, उनको, क्योंकि खेल के लिए बहुत पैसों की ज़रूरत होती है, इक्विपमेंट बहुत महंगे होते हैं, कोचेस बहुत महंगे महंगे होते हैं, ये सारी चीज़ें बहुत महंगी होती हैं। और इनके लिए हमें, मतलब हम पर्सनल स्तर पर सब लोग, मतलब सारे खिलाड़ी तो, मतलब ये है नहीं कि पैसे वाले घरों से आएंगे, और सारे क्या, एक भी नहीं आता पैसे वाले घरों से, ज़्यादातर गरीब घरों के बच्चे ही आते हैं। तो उनके लिए सरकार को व्यवस्था करनी होती है। मतलब इस स्कीम के तहत मैंने पैसे लिखे नहीं है, वैसे ऐसे था कि एक वर्ष में एक खिलाड़ी पर 5 करोड़ रुपए, एक सिर्फ और सिर्फ खिलाड़ी पर 5 करोड़ रुपए, और उनके जो ये जो है कोच, और उनके जो मतलब और स्पोर्ट्स के जो ये चिकित्सीय उपकरण वगैरह होते हैं, इनके लिए 1 करोड़ रुपए तक खर्च करने का प्रावधान है। ये जो भी खिलाड़ी इस स्कीम में शामिल किए गए थे ना, टॉप्स में, उन पे इतने पैसे खर्च किए हैं सरकार ने, मतलब कर रही थी वार्षिक रूप से, है ना। तो आप समझ सकते हो इतने पैसे क्या हम पर्सनली खर्च कर सकते हैं, नहीं कर सकते ना। तो ये पैसे और खर्च कब होंगे, जब हमने हमारे खिलाड़ियों को विदेशों में ट्रेनिंग दिलवा रहे हैं। आप पीवी सिंधु का, नीरज चोपड़ा के कोच देखिए, उनके कोच विदेशी हैं, उनको ट्रेनिंग हम कहाँ दिलवा रहे हैं, उनकी डाइट इतनी शानदार होती है, उनके मतलब हर चीज़ इतनी शानदार होती है ना। तो ऐसी जगहों पे ऐसी ट्रेनिंग से ही खिलाड़ी मेडल जीत पाता है, और इसका बंदोबस्त सरकार को करना पड़ता है। भाई वो देश के लिए अपना डेडिकेशन दे रहे हैं, अपनी ज़िंदगी वो लोग तैयार दे रहे हैं देश के लिए, तो क्या देश उनके लिए पैसे नहीं खर्च कर सकता, तो कर सकता है। इसी के लिए ये ऐसी स्कीम सरकार चलाती है। तो खिलाड़ियों को जो प्रशिक्षण दिया जाता है दोस्तों, वो शानदार वाला प्रशिक्षण, वित्तीय सहायता इतनी कि खिलाड़ियों को कभी ज़रूरत नहीं पड़ती है पैसों की, मतलब इतने अनाप शनाप पैसे सरकार खर्च करती है। बेहतर प्रशिक्षण, विदेशी कोच लगाए जाते हैं, कोचिंग्स वगैरह सब उनके शानदार, कोई भी उनका ट्रीटमेंट हो, कोई भी खाने की चीज़ हो, सब सरकार कर देती है ना। ये हो गया। इसका मुख्य लक्ष्य 2020 के ओलंपिक में भारत को पदक दिलाना था। तो आपने ये पढ़ लिया कि ये स्कीम शुरू कब हुई थी। तो दोस्तों ये स्कीम शुरू हुई थी 2014 में, है ना। और 2016 वाले, ये तो पता था कि भाई 2 साल में तो खिलाड़ी इतने तैयार हो नहीं सकते हैं, है ना। तो इस बार का ओलंपिक में तो जितनी मदद की जा सके कर दो, लेकिन जो 2020 का ओलंपिक है, मेन टारगेट वही था कि 2020 के ओलंपिक से पहले हम खिलाड़ी भी चुन लेंगे जिन्होंने 16 में बेहतर प्रदर्शन किया है ना। और भी मतलब जो और गेम्स में अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं उनको चुन लेंगे, और उसके साथ ही फिर उनको क्या करेंगे कि उनको इस स्कीम के तहत चुन लेंगे, और फिर उनको ये सारी चीज़ें, ये सारी सुविधाएं प्रोवाइड करवाएंगे। तो मेन उद्देश्य था 2020 के ओलंपिक पे, 2020 के ओलंपिक में इंडिया ज़्यादा से ज़्यादा पदक ला सके, यही टॉप्स का उद्देश्य था। और बहुत हद तक हम बोल सकते हैं दोस्तों कि टॉप्स ने अपना उद्देश्य पूरा किया है, बिकॉज आज तक के सबसे ज़्यादा मेडल हमने, इतिहास में आज तक के सबसे ज़्यादा मेडल इंडिया ने ओलंपिक्स में
जीते हैं। हमारी हॉकी टीम ने इस तरह का शानदार प्रदर्शन किया कि मतलब अपने इतने पुराने इतिहास को फिर से दोहराया। हमारी महिला हॉकी टीम ने जो पदक नहीं जीत पाई लेकिन 4th रैंक पे रही। अदिति जो हमारी गोल्फर थी दोस्तों, वो पदक नहीं जीत पाई लेकिन 4th रैंक पे रही, है ना। डिस्कस थ्रो की भी एक खिलाड़ी है जो पहली बार इस फील्ड में गई थी। तो ऐसे बहुत सारी खिलाड़ी हैं हमारे जिन्होंने बेहतरीन प्रदर्शन किया है, चाहे मेडल नहीं जीत पाए हो लेकिन उनका प्रदर्शन मतलब सैल्यूट करने लायक है, ठीक है। तो ये सब किसकी वजह से हुआ, ये सब में इस स्कीम का बहुत ज़्यादा योगदान है। तो दोस्तों ये तो आपको समझ में आ गया स्कीम कौन से मिनिस्टर की है, ये है खेल मंत्रालय के, ठीक है। अब स्कीम का प्रारंभ युवा मामले और खेल मंत्रालय द्वारा किया गया था, वो सेम ही। अब तक इस स्कीम में 169 खिलाड़ियों को वित्तीय और अन्य सुविधाएं दी जा चुकी है। तो अब तक कितने खिलाड़ी इस स्कीम में आ चुके हैं, ये चीज़ भी आपको याद रखनी है। लगभग 169 खिलाड़ियों को वित्तीय प्रशिक्षण सहायता, मतलब जो भी टॉप्स स्कीम में अब तक 159 खिलाड़ी शामिल किए जा चुके हैं। अब दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि इनमें बजट कौन देता है, खेल मंत्रालय के पास इतना बजट होता है क्या? तो दोस्तों हमारी राष्ट्रीय खेल विकास निधि होती है, जिसे नेशनल स्पोर्ट्स डेवलपमेंट फंड बोलते हैं, वो बनाया गया था और उसमें पैसे रखे जाते हैं खिलाड़ियों के लिए जो भी पैसे खर्च करने होते हैं। तो NSDF के अंदर से हम पैसे इस स्कीम के तहत खर्च करते हैं। तो हमें पूछा जाए कि भाई टॉप्स स्कीम के लिए बजट कहाँ से आता है, तो हम इससे बताएंगे राष्ट्रीय खेल विकास निधि से टॉप्स स्कीम के लिए बजट लिया जाता है ना। मतलब इसके लिए जितने भी पैसे किसी खिलाड़ी पे खर्च करने हो वो NSDF खर्च करेगा। अब दोस्तों अब जो है प्रधानमंत्री जी ने भी इस स्कीम के बारे में बात करी है कि हमने ओलंपिक पोडियम स्कीम चलाई थी और इस स्कीम से इतना ज़्यादा फ़ायदा खिलाड़ियों को मिला है कि हमारा बेहतरीन प्रदर्शन रहा है। और हमारे जो खेल मंत्री हैं उन्होंने भी इसके बारे में बात की थी, ठीक है। उन्होंने भी बोला था कि ये सब जो कमाल है, इतने सारे खिलाड़ी पदक जीत के लाए हैं, ये हमारी टॉप्स स्कीम का ही कमाल है। तो इस स्कीम की सफलता को देखते हुए अब इस स्कीम में थोड़ी सी और वृद्धि कर दी गई है। पहले ये सीनियर खिलाड़ियों के लिए था, मतलब 18+ के लिए ही था, लेकिन अब देश के जूनियर एथलीट जो हैं, जो 18 ईयर से कम है, उनको भी दोस्तों ओलंपिक पोडियम स्कीम में शामिल किया जाएगा। उनको भी इस स्कीम का लाभ मिल सकेगा, ताकि हम वेट नहीं करें कि 18 साल के होने के बाद में हमें सरकारी सहायता मिल सकती है। भाई किसी में प्रतिभा अगर दिख रही है ना, तो उसे वहीं से उठा लो और उसे वहीं से बेहतर प्रशिक्षण देना स्टार्ट कर दो। एक खिलाड़ी अचानक से खिलाड़ी नहीं बनता है, एक खिलाड़ी को बचपन से खिलाना पड़ता है, तब वो खिलाड़ी बनता है ना। तो इसके लिए हमें भी ज़रूरत है कि हम शुरू से लग जाए। इसलिए सरकार का भी यह मकसद रहेगा कि 16+ वाले लोगों का ही, मतलब संभावित लोगों का चुनाव कर ले और उनके बेहतर प्रदर्शन के लिए उनको प्रशिक्षण देने लग जाए इस स्कीम के तहत। अब दोस्तों टोक्यो ओलंपिक 2021 में पदक विजेता सभी खिलाड़ियों ने टॉप्स के अंतर्गत विश्व स्तरीय ट्रेनिंग उपकरण, फिजिकल ट्रेनर, स्पोर्ट्स फिजियोलॉजिस्ट, फिजियोथेरेपिस्ट, मेंटल कंडीशन कोच आदि सभी सुविधाएं प्राप्त करी थी। तो दोस्तों एक चीज़ आपको याद होनी चाहिए कि हमारे जो 7 खिलाड़ी हैं जिन्होंने पदक जीता है, ये सातों के सातों टॉप्स का लाभ उठा रहे थे। मतलब ये सातों के सातों टॉप्स के अंदर शामिल थे, ठीक है। और इस टॉप्स स्कीम के तहत न केवल इनको विश्व स्तरीय ट्रेनिंग, आपको पता होगा कि नीरज चोपड़ा भी विदेश में ट्रेनिंग ले रहा था इस समय, विश्व स्तरीय उपकरण, हमारे देश में इतनी शानदार एकेडमी नहीं है जितनी विश्व में होती है। फिजिकल ट्रेनर, इनके मतलब PV सिंधु के कोच का नाम पढ़ोगे, नीरज चोपड़ा के कोच का नाम पढ़ोगे, ये सब विदेशी हैं। स्पोर्ट्स फिजियोलॉजिस्ट, आपको एक चीज़ पता भी होगी, नीरज चोपड़ा के 2 साल एशियन गेम्स के बाद में चोट लग गई थी और वो बहुत दिनों तक हॉस्पिटल में रहे थे। तो ऐसा खर्चा, और उन्हें ये कौन कर सकता है दोस्तों, खर्चा तो ठीक है लेकिन उन्हें पहले वाली कंडीशन में कौन ला सकता है, एक स्पोर्ट्स का जो फिजियोलॉजिस्ट होता है वो ही ला सकता है ना। तो ऐसे फिजियोलॉजिस्ट भी इस स्कीम के तहत उन्हें उपलब्ध करवाए जाएंगे, फिजियोथेरेपिस्ट उन्हें उपलब्ध करवाए जाएंगे, और मेंटल कंडीशन कोच। आप सबने बहुत बार, हमने एक जापान के खिलाड़ी थी, ओसाका थी या क्या नाम था उनका, उनके बारे में, टेनिस प्लेयर थी, उनके बारे में डिस्कस भी किया था कि अभी वाले ये जो टेनिस के 4 मेडल होते हैं, 4 प्रतियोगिताएं होती है, इनमें से ही एक प्रतियोगिता उन्होंने क्विट कर दी थी। उन्होंने कहा था कि मेरी मेंटल कंडीशन सही नहीं है। हमने पढ़ी भी थी, नाओमी ओसाका ही थी शायद वो प्लेयर। तो दोस्तों और अभी जो ओलंपिक में भी एक बहुत अच्छी अमेरिकन खिलाड़ी ने क्विट कर दिया खेलने से पहले, बिकॉज ऑफ हर मेंटल कंडीशन, है ना। तो ऐसी मेंटल कंडीशन भी आजकल खिलाड़ियों के लिए बहुत ज़रूरी हो गई है। जब तक हमारी मेंटल कंडीशन ठीक नहीं होगी ना, हम किसी भी प्रकार की ट्रेनिंग में कंसंट्रेट नहीं कर पाएंगे। तो इस तरह के कोच
भी होना ज़रूरी है ताकि हमारी मेंटल कंडीशन को भी स्वस्थ रख पाए, क्योंकि मेंटल हेल्थ भी उतनी ही ज़्यादा ज़रूरी है जितनी कि हमारी फिजिकल हेल्थ जरूरी है ना। तो इन सब के लिए दोस्तों सुविधाएं दे रहा था। कौन टॉप से स्कीम दे रही थी किसको? हमारे जो 7 खिलाड़ी जिन्होंने पदक जीता है उन सबको ये सुविधाएं मिल रही थी। तो ये थी दोस्तों आज की टॉप से स्कीम। तो आई होप कि मतलब मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि इस बार के मेंस में और प्री मेंस में से क्वेश्चन बनने वाले हैं। तो अगर क्वेश्चन बनते हैं तो इससे बाहर कुछ जाएगा नहीं। और 50 वर्ड्स में अगर आप ऐसा आंसर लिख देते हो, देखो मैंने तो यहाँ 50 वर्ड्स में 5 लाइनों से 2-3 लाइन ज़्यादा ही हो गई है ना, लेकिन इनको मतलब अपन अगर 7-8 लाइन भी याद करेंगे ना तो हमारे वहाँ पे 5 ही लाइन याद आती है, आपको पता है। और हमें भी 5 लाइन, ऐसा नहीं है कि 50 वर्ड्स के लिए हमें 5 ही लाइन दी हुई होंगी। 50 वर्ड्स का मतलब होता है 50 शब्द। तो हम अनुमान लगा के चलते हैं कि एक लाइन में हम 10 शब्द लिखते हैं तो 5 लाइनों में 5 शब्द, लेकिन वो हमें 6 से 7 लाइन देते हैं, है ना। तो 6 से 7 लाइन से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ये नहीं है कि 5 लाइन से ज़्यादा हो गया तो आपका गलत कर दिया जाएगा, कोई बात नहीं। आपकी 6 हो गई, 6.5 हो गई, 7 हो गई, लेकिन ये नहीं है कि 7 से ज़्यादा भी आप नीचे कोने भी भर रहे हो, इधर वाला भी भर रहे हो, उधर वाला भी भर रहे हो, फिर वो गंदा हो जाता है। ठीक है, अगर आपको 7 लाइन भरनी है, आपने 7 लाइन भर दी, लेकिन आप कोशिश कीजिए कि थोड़ा सा गैप आपको दिखे, है ना, नीचे वाले क्वेश्चन से, ताकि एग्जामिनर को ये नहीं लगे कि इसने तो यार छोटे से क्वेश्चन में सब कुछ ही भर दिया। इसलिए हमें उत्तर को व्यवस्थित बनाने की ज़रूरत होती है और इसलिए हम आंसर राइटिंग प्रैक्टिस डेली कर रहे हैं ताकि हमारा उत्तर व्यवस्थित हो जाए। तो ये था दोस्तों आज का आंसर राइटिंग। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने दोस्तों से शेयर कर सकते हैं। बाकी वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।